आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो भूगोल की दुनिया की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है जिसका शीर्षक है घास भूमियाँ। अब पहली नज़र में शायद लगे कि भाई घास के मैदानों में ऐसा क्या खास होगा, लेकिन असल में ये दुनिया को समझने का एक ज़बरदस्त जरिया है। बिल्कुल। ये सिर्फ घास के मैदान नहीं है। ये दुनिया के अलग अलग कोनों में फैली विशाल जमीनें हैं जो देखने में एक जैसी लग सकती हैं, पर हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपना अलग नाम और अपनी एक अलग तकदीर। और यही आज का हमारा मिशन है ना। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इन मैदानों के नाम क्या हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक जैसी दिखने वाली जमीन दुनिया के अलग अलग कोनों में इतनी अलग अलग आर्थिक तकदीर कैसे लिख सकती है। सही। क्यों एक जगह गेहूं उगता है तो दूसरी जगह भेड़ें पाली जाती हैं। और इसका जवाब भूगोल, जलवायु और इंसान के बीच के एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ते में छिपा है। हाँ। और हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो इस सफ़र के लिए एक बेहतरीन नक्शे का काम करेगा। ये हमें एक सीधी सादी परिभाषा से शुरू करके दुनिया भर की यात्रा पर ले जाएगा और हर पड़ाव पर हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि ये मैदान मानव सभ्यता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इतने ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये घास भूमि या ग्रासलैंड आखिर है क्या चीज? प्रेजेंटेशन इसे बहुत साफ तौर पर समझाता है। एक ऐसा कुदरती इलाका जहां घास ही मुख्य वनस्पति है, पेड़ या तो हैं ही नहीं या बहुत कम है। हाँ, और बारिश भी मध्यम होती है और जमीन खेती और पशु चराने के लिए मतलब एकदम बढ़िया है। इसमें हर शब्द जरूरी है। कुदरती इलाका, हाँ, मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं है। सही। और घास मुख्य वनस्पति का मतलब है कि यहाँ की हर चीज घास के इर्द गिर्द घूमती है। और ये मध्यम वर्षा वाला पॉइंट, ये सबसे अहम है ना। बिल्कुल। अगर बारिश बहुत ज्यादा होती तो जंगल उग जाते और अगर बहुत कम होती तो रेगिस्तान बन जाता। ये बिल्कुल एक गोल्डीलॉक्स जोन की तरह है जहाँ सब कुछ एकदम सही मात्रा में है। और इसी एकदम सही वाली बात पर प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी बात कहता है। घास भूमियां विश्व की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बल्कि दुनिया का पेट भरने की गारंटी है। और ये दावा खोखला नहीं है। अगर हम अगली स्लाइड पर देखें जहां इनकी विशेषताएं बताई गई हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अच्छा। जमीन कैसी है? समतल या हल्की ढलान वाली? मिट्टी कैसी है? उपजाऊ। इसका मतलब हुआ कि आपको जमीन को समतल करने की जरूरत नहीं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी। एग्जैक्टली। आपको बस बीज बोना है या अपने मवेशियों को छोड़ देना है। ये प्रकृति के तैयार किए हुए खेत और चारागाह हैं। इसीलिए ये मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों से ही इतने अहम रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये घास के मैदान इतने खास क्यों हैं, तो चलिए उस वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। हाँ। प्रेजेंटेशन हमें 5 बड़े घास के मैदानों से मिलवाता है। यूरेशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पैम्पास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही चीज को 5 अलग अलग भाषाओं में कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ भाषा का फर्क तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हर नाम के पीछे एक पूरी की पूरी आर्थिक पहचान छिपी हुई है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस इलाके के भूगोल, जलवायु और अर्थव्यवस्था का एक ब्रांड बन गए हैं और हर ब्रांड की अपनी एक अलग कहानी है। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है यूरेशिया के स्टेपीज। प्रेजेंटेशन बताता है कि यहाँ की जलवायु ठंडी और शुष्क है, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में बेहद ठंडी, और ये गेहूं के उत्पादन के लिए मशहूर है। और इसे विश्व का अन्न भंडार यानी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी उपाधि है तो। और ये उपाधि इसे इसकी विशालता की वजह से मिली है। स्टेपीज मध्य यूरोप से लेकर साइबेरिया तक हजारों किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये इतनी बड़ी जमीन है कि ऐतिहासिक रूप से ये सभ्यताओं के विस्तार और व्यापार का हाईवे रही है। अच्छा, जैसे सिल्क रोड। हाँ, सिल्क रोड जैसे प्राचीन व्यापारिक मार्ग इन्हीं मैदानों से होकर गुजरते थे, क्योंकि यहाँ चलना आसान था, कोई घने जंगल या ऊंचे पहाड़ नहीं थे। मतलब ये सिर्फ अनाज ही नहीं उगाते थे, बल्कि विचारों और सामानों के आने जाने का रास्ता भी थे। बिल्कुल।
और आज भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। इसका अनाज उत्पादन आज भी वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सही। जब हम यूक्रेन और रूस जैसे देशों की बात करते हैं तो हम असल में इसी विशाल स्टेपीज क्षेत्र के एक बड़े और सबसे उपजाऊ हिस्से की बात कर रहे होते हैं। यानी यहाँ होने वाली कोई भी हलचल पूरी दुनिया की खाद्य आपूर्ति को हिला सकती है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज में पहुंचते हैं तो प्रेजेंटेशन में लिखा है कि इसे भी विश्व का गेहूं भंडार कहा जाता है। एक मिनट, लेकिन स्रोत ने स्टेपीज को भी यही टैगलाइन दी थी। हाँ। तो क्या ये सिर्फ एक अच्छा सा नाम है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, या इन दोनों भंडारों में वाकई कोई फर्क है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हमें इन दोनों की तुलना करने पर मिलता है। प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। ओके। प्रेरीज के लिए कहा गया है कि यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है और यहाँ बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत खेती होती है। अच्छा। ये शब्द स्टेपीज के लिए इस्तेमाल नहीं हुए थे। नहीं हुए थे? तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं, बल्कि एक तरह से इनकी ब्रांडिंग का फर्क है। एक की ब्रांडिंग विशालता पर है तो दूसरे की टेक्नोलॉजी और उत्पादकता पर। ठीक यही बात है। यहाँ एक तरह की होड़ लगी है दुनिया का अन्न भंडार बनने की। एक तरफ यूरेशिया के स्टेपीज हैं जो अपनी शेयर साइज, अपनी विशालता के दम पर ये दावा करते हैं। दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज हैं जो टेक्नोलॉजी, आधुनिक मशीनों और अत्यंत उपजाऊ मिट्टी के दम पर एफिशिएंसी का दाव खेलते हैं। मतलब ये विशालता बनाम उत्पादकता की लड़ाई है। हाँ, प्रेरीज में आपको विशाल कंबाइन हार्वेस्टर दिखेंगे जो मीलों तक फैले खेतों को कुछ ही दिनों में काट देते हैं। ये औद्योगिक खेती का प्रतीक है। ये तो वाकई एक नया नजरिया है। एक अन्न भंडार अपनी विरासत और विशालता पर गर्व करता है और दूसरा अपनी आधुनिकता और क्षमता पर। हाँ, चलिए अब अनाज की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपास। यहाँ की कहानी एकदम अलग लगती है। हाँ, प्रेजेंटेशन कहता है कि ये भी समतल उपजाऊ मैदान है, जलवायु भी अच्छी है, लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण अनाज नहीं बल्कि पशुपालन और मांस का निर्यात है। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे भूगोल किसी देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार देता है। पैम्पास की समशीतोष्ण जलवायु का मतलब है कि यहाँ घास लगभग पूरे साल हरी भरी रहती है। अच्छा। पशुओं को चराने के लिए यह एक जन्नत जैसी जगह है। इस भौगोलिक फायदे ने सीधे तौर पर अर्जेंटीना को दुनिया के सबसे बड़े मांस उत्पादकों में से एक बना दिया। और मुझे लगता है कि यहीं से वो मशहूर काउबॉय वाली छवि भी आती है ना? बिल्कुल, यहाँ के गौचो या काउबॉय संस्कृति का जन्म इसी माहौल में हुआ। घोड़े पर सवार विशाल मैदानों में अपने मवेशियों के झुंड को हाँकते हुए गौचो अर्जेंटीना की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गए। तो मतलब यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था और संस्कृति इन घास के मैदानों के इर्द गिर्द ही घूमती है। हाँ, और उन पर पलने वाले पशुओं के। यहाँ जमीन का मतलब फसल नहीं बल्कि पशु है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे घास के मैदान खेती और पशुपालन के लिए एकदम सही है, लेकिन क्या हो अगर जमीन के ऊपर की घास से ज्यादा कीमती खजाना जमीन के नीचे छिपा हो? इस अनोखी कहानी के लिए हमें दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड की तरफ चलना होगा। हाँ, वेल्ड की कहानी बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। कैसे? प्रेजेंटेशन में दो बातें एक साथ कही गई हैं, पशुपालन और खनिज संसाधनों से समृद्धि। यही इसका दोहरा चरित्र है जो इसे बाकी सबसे अलग करता है। जहां पैम्पास की अर्थव्यवस्था जमीन के ऊपर फल फूल रही थी, वहीं वेल्ड की किस्मत जमीन के नीचे दबे सोने और हीरे ने लिखी। अरे, ये तो बिल्कुल अलग है। अभी तक हम सिर्फ खेती और पशुपालन की बात कर रहे थे और यहाँ अचानक सोना और हीरा कहाँ से आ गया? और इसी मोड़ ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। इस जमीन पर सदियों से चरवाहे अपने पशु चराते थे, लेकिन फिर 19वीं सदी में यहाँ दुनिया के सबसे बड़े सोने और हीरे के भंडार खोजे गए। ओह! इसने वहाँ एक बिल्कुल अलग तरह का समाज बनाया जहाँ चरवाहे और खनिक एक ही जमीन के लिए होड़ में थे। तो मतलब एक तनाव की स्थिति बन गई। बहुत ज्यादा। और इसी तनाव और संघर्ष ने दक्षिण अफ्रीका के आधुनिक इतिहास को बहुत हद तक आकार दिया है। तो वेल्ड एक ऐसी जगह है जहां की पहचान जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे दोनों से जुड़ी है। ये तो कमाल की बात है, एक ही जमीन के दो चेहरे। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में। यहाँ की कहानी फिर से एक नया मोड़ लेती है।
प्रेजेंटेशन के मुताबिक यहाँ छोटी और मोटी घास होती है, बारिश भी हल्की होती है और ये इलाका भेड़ पालन और ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ की प्रकृति ने पहले से ही तय कर दिया था कि यहाँ क्या होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पारिस्थितिकी और उद्योग के बीच एक सीधा और मजबूत रिश्ता दिखता है। छोटी और मोटी घास और हल्की वर्षा वाली जलवायु गाय भैंसों जैसे बड़े जानवरों के लिए शायद उतनी अच्छी ना हो, लेकिन भेड़ों के लिए एकदम सही है। बिल्कुल, खासकर मेरिनो भेड़ों के लिए, जो अपने बेहतरीन और मुलायम ऊन के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध ऊन उद्योग की नींव इन्हीं डाउन्स की घास पर रखी गई थी। हाँ बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इट वॉज बिल्ट ऑन द शीप्स बैक, मतलब ये भेड़ के पीठ पर बनी थी। हाँ, और ये बात यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। ये मेरिनो भेड़ें सिर्फ जानवर नहीं थीं, बल्कि एक चलता फिरता खुद ब खुद अपनी संख्या बढ़ाने वाला ऊन का कारखाना थीं। और डाउन्स की खास जलवायु और घास ने इस कारखाने को चलाने के लिए ईंधन का काम किया। सही। तो इस पूरी दुनिया की यात्रा के बाद अगर हम इसे समेटने की कोशिश करें तो क्या तस्वीर बनती है? प्रेजेंटेशन में एक सारणी है जो इसे बहुत अच्छे से बताती है। स्टेपीज गेहूं के लिए, प्रेरीज अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए, पैम्पास पशुपालन के लिए, वेल्ड खनिज और पशुपालन के लिए, और डाउन्स ऊन उद्योग के लिए। सही। हर घास के मैदान की अपनी एक अलग अनूठी पहचान है। और अगर हम इन सब के समग्र महत्व को देखें तो यह साफ है कि ये सिर्फ खाली जमीनें नहीं हैं। ये दुनिया के इंजन हैं जो हमें भोजन और संसाधन मुहैया कराते हैं। सही। ये कृषि उत्पादन की रीढ़ है, पशुपालन का आधार है, इंसानी बस्तियों के लिए सबसे उपयुक्त जगहों में से हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था में इनकी एक अहम भूमिका है। पृथ्वी की सतह का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन घास के मैदानों से ढका है और वे हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और संतुलन के लिए भी बहुत जरूरी हैं। प्रेजेंटेशन का निष्कर्ष भी इसी बात पर जोर देता है कि ये क्षेत्र कृषि और पशुपालन की रीढ़ हैं। ये बात अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। हमारी शुरुआती जिज्ञासा की एक जैसी जमीन की अलग अलग तकदीर कैसे हो सकती है, उसका जवाब हमें इन 5 कहानियों में मिला। कुल मिलाकर बात यह है कि इन घास के मैदानों को समझना ये समझने जैसा है कि दुनिया खुद को कैसे खिलाती है, कैसे कपड़े पहनती है और कैसे भूगोल किसी देश की अर्थव्यवस्था और पहचान को गढ़ता है। हर नाम के पीछे एक पूरी पारिस्थितिकी, एक इतिहास और एक आर्थिक कहानी छिपी है। ये सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं, बल्कि दुनिया के काम करने के तरीके को समझने का एक फ्रेमवर्क है। इस पूरी चर्चा ने इन घास के मैदानों के आर्थिक और कृषि महत्व को तो बहुत अच्छे से उजागर किया है, लेकिन ये मुझे एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो इन अन्य भंडारों का भविष्य क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये मैदान जो दुनिया की खाद्य सुरक्षा की गारंटी माने जाते हैं, क्या वे खुद सुरक्षित हैं? क्या वे बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और जमीन के अत्यधिक उपयोग का दबाव झेल पाएंगे? या फिर भविष्य में ये हमारी सबसे बड़ी ताकत की जगह हमारी सबसे बड़ी चिंता का केंद्र बन जाएंगे? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।